हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी किसी लैंग्वेज ईडू में और आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और आज हम पढ़ने वाले हैं ज्योग्राफी में वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि वायुमंडल होता क्या है। तो जो वायुमंडल होता है, जैसे पृथ्वी है तो पृथ्वी के चारों ओर जो गैस है, ठीक है, जो गैस फैली हुई है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। परिभाषा लिखेंगे कि पृथ्वी के चारों ओर गैसों के आवरण को गैसों के आवरण को गैसों के आवरण को तथा जो पृथ्वी के चारों ओर टिकी हुई है, जो गैस टिकी हुई है उसी को क्या कहा जाता है? उसी को वायुमंडल कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? वायुमंडल कहा जाता है। और जो गैस है ये किस प्रकार टिकी हुई है? जो वायुमंडल का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो जो ये गुरुत्वाकर्षण बल होता है ये इसे अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अपनी ओर खींचता है। इसी कारण जो गैस है वो वायुमंडल के चारों ओर टिकी हुई है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ। जो वायुमंडल का निर्माण था ये 3 प्रोसेस के कारण हुआ। किसके कारण हुआ? 3 प्रोसेस के कारण हुआ। सबसे पहले आता है मैकेनिकल प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिकल प्रोसेस। दूसरा आता है आपका बायोलॉजिकल प्रोसेस। ठीक है, दूसरा कौन सा आता है? बायोलॉजिकल प्रोसेस। और तीसरा आता है केमिकल प्रोसेस। तीसरा कौन सा? केमिकल प्रोसेस है। जो मैकेनिकल प्रोसेस है इसे हिंदी में कहा जाता है आपका यांत्रिक प्रक्रिया। इसे क्या कहा जाता है? यांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है। और जो दूसरा आता है इसे कहा जाता है आपका जैविक प्रक्रिया। और तीसरा आता है रासायनिक प्रक्रिया। सबसे पहले हम देखेंगे कि यांत्रिक प्रक्रिया का निर्माण कैसे हुआ। प्राथमिक स्तर पर जो हमारी पृथ्वी थी, ठीक है, प्राथमिक स्तर पर जो हमारी पृथ्वी थी वो आग के गोले की तरह थी। ठीक है, आग के गोले की तरह थी। और जो ये बाहरी परत था, ठीक है, बाद में क्या हो गया, जो ये बाहरी परत थी ये आपकी कठोर बनी। ये कठोर हुई और कठोर से ये क्रस्ट बनी। कठोर से क्या हुई? क्रस्ट बनी। और जो ये क्रस्ट है ये आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन तथा हीलियम से बनती है। ठीक है, क्रस्ट क्या है? हाइड्रोजन तथा हीलियम से बनती है। और यहाँ अंदर तो लगातार मतलब गैस थी, तो लगातार यहाँ गैस गैस कार्य कर रही थी। और यहाँ क्या थी? एनर्जी ज़्यादा थी। यहाँ का जो टेम्परेचर था वो ज़्यादा था। तो क्या हुआ कि जैसे मतलब हमारे पास कोई गुब्बारा होता है तो हम गुब्बारे में क्या करते हैं? लगातार हवा भरते हैं। जब हम उसमें हवा भरते जाते हैं, उसे फुलाते जाते हैं, लास्ट में क्या होता है? ब्लास्ट होता है। तो इसी कारण पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी गैस थी, वो लगातार कार्य कर रही थी। तो अंतिम में क्या हुआ? ब्लास्ट हुआ। जब ब्लास्ट हुआ तो उसे ज्वालामुखी क्रिया का नाम दिया गया। ज्वालामुखी क्रिया, उसे ज्वालामुखी क्रिया कहा गया है। और पृथ्वी के अंदर से, ठीक है, पृथ्वी के अंदर से जलवाष्प जलवाष्प कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकली। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर निकली। और जो ये गैस थी, ठीक है, जो ये बाहर निकली इसी को आपका यांत्रिक प्रोसेस के नाम से जाना जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? यांत्रिक प्रक्रिया या आपका मैकेनिकल प्रक्रिया। ठीक है, इन गैसों को किसके लिए हो गया? आपका यांत्रिक प्रक्रिया। ठीक, आगे हम देखेंगे कि जो ये CO2 था, CO2 जब पृथ्वी पर CO2 जब बाहर निकला, ठीक है, CO2 जब पृथ्वी के अंदर से बाहर निकला तो जो वायुमंडल की चट्टान थी, ठीक है, जो वायुमंडल की चट्टान थी, तो वायुमंडल की चट्टानों पर इसने क्या किया? जमना शुरू किया। ये तो वायुमंडल की जो चट्टान थी उन पर जमा। ठीक है, वायुमंडल की चट्टानों पर इसने जमना शुरू किया। और जो आपका जलवाष्प था, ठीक है, जो क्या था? जलवाष्प था। तो जलवाष्प ने क्या किया? इसने संघनन की प्रक्रिया हुई। जलवाष्प से संघनन की प्रक्रिया हुई। संघनन की क्या हुई? प्रक्रिया हुई। और जब संघनन की प्रक्रिया हुई तो वर्षा के जल में, ठीक है, वर्षा के जल में जो क्रिएशन का मुंह था इसमें आपका कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम पोटेशियम और जो फास्फोरस गैस थी, ठीक है, फास्फोरस भरी। और इनसे क्या हुआ? इन चारों से, ठीक है, इन चारों से क्या हुआ? केंद्रक का निर्माण हुआ। इन चारों से क्या हुआ? इन चारों से आपका केंद्रक का निर्माण हुआ। और जब केंद्रक का निर्माण हुआ तो केंद्रक क्या हुआ? विभिन्न भागों में विभाजित हुआ। और इसी में क्या था? जीवन संभव था। इसी में क्या था? जीवन संभव था। और जो पहला जीव है, ठीक है, जो पहला जीव जिसने जन्म लिया
जो पहला जीव था उसका नाम है नीलहरित शैवाल। उसका नाम क्या है? नीलहरित शैवाल। और जो ये नीलहरित शैवाल है इसी को काई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है? इसी को काई के नाम से भी जाना जाता है। और जो ये नीलहरित शैवाल था इसने क्या किया? जीवन के संचालन के लिए इसने जीवन के संचालन के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन किया। उत्पादन ऑक्सीजन का उत्पादन किया। और जो ये ऑक्सीजन थी, ठीक है, जो ये ऑक्सीजन थी ये होगी आपकी बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल गैस, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये कौन सी प्रक्रिया होगी? ये हो गई आपकी जैविक प्रक्रिया, ठीक है, ये होगी आपकी जैविक प्रक्रिया। फिर क्या हुआ कि जो ये ऑक्सीजन थी, ठीक है, जो ये ऑक्सीजन थी जब इसके अंदर जो सूर्य की किरण है, जब इसके अंदर जब इसके अंदर सूर्य की किरण पड़ी तो ये क्या हुआ? ये एक नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ। नवजात ऑक्सीजन नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ। और जब नवजात ऑक्सीजन, ठीक है, जो ये नवजात ऑक्सीजन थी, नवजात ऑक्सीजन टूटी आपकी एक जो ऑक्सीजन थी वो जब ऑक्सीजन के अंदर सूर्य की किरण पड़ी तो ये क्या हुआ? नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ। और जो ये नवजात ऑक्सीजन था ये एक नवजात ऑक्सीजन में टूट गई। क्या हुआ? नवजात ऑक्सीजन में टूट गई। और इसी से ओजोन का निर्माण हुआ। इसी से किसका निर्माण हुआ? ओजोन का निर्माण हुआ। इससे कौन सी गैस बनी? तो ओजोन बनी। और इसी को क्या कहा जाता है? केमिकल प्रोसेस। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है आपका केमिकल प्रोसेस, ठीक है। आगे हम देखेंगे जो पृथ्वी था, जो वायुमंडल था, तो वायुमंडल का संगठन कैसे बना, ठीक है। हेडिंग डालेंगे वायुमंडल का संगठन। सबसे पहले थोड़ा हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। क्या हुआ था कि जो वायुमंडल था, वायुमंडल की परिभाषा क्या है? तो जो वायुमंडल है, ठीक है, जो हमारी पृथ्वी है तो उसके चारों ओर जो गैस है, ठीक है, उसके चारों ओर जो गैस है उसी को वायुमंडल कहा जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल का निर्माण कैसे हुआ? 3 प्रक्रियाओं के द्वारा हुआ। सबसे पहले हमने देखा जैविक प्रक्रिया, सबसे पहले हमने देखा यांत्रिक प्रक्रिया, दूसरा देखा जैविक प्रक्रिया और तीसरा देखा जो रासायनिक प्रक्रिया, ठीक। शुरू में क्या थी? पृथ्वी आग की गोले की तरह थी। और आग की गोले की तरह थी और जो उसकी सबसे बाहरी परत थी वो कठोर बनी और कठोर से करस्ट बनी, ठीक है। और जो करस्ट थी वो आपका हाइड्रोजन तथा हीलियम से बना। और वो तो जो बाहरी परत थी वो तो बन गई करस्ट में, लेकिन अंदर क्या था? लगातार गैस कार्य कर रही थी। एक दिन ब्लास्ट हुआ और उस ब्लास्ट को ज्वालामुखी प्रक्रिया का नाम दिया गया। और जब ब्लास्ट हुआ तो पृथ्वी के अंदर से क्या आया? एक जलवाष्प आया और CO2 और SO2। जब वो बाहर निकले तो जो CO2 था, ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो आपका वायुमंडल के चट्टानों में जम गई। जब उसने जमना शुरू किया, जब वो जम गई, ठीक है, और जो जलवाष्प था, ठीक है, जो जलवाष्प था उसने संघनन की प्रक्रिया की। और जब संघनन की प्रक्रिया होती तब वर्षा होती है। और जो वर्षा का जल था, वर्षा के जल में कार्बन, नाइट्रोजन, पोटेशियम और जो फास्फोरस था उससे केंद्रक का निर्माण हुआ, ठीक। और जब केंद्रक का निर्माण हुआ तो इसी में क्या हुआ कि पहला मतलब इसी में जीवन संभव था। और जो पहला जीव था वो था आपका नीलहरित शैवाल। नीलहरित शैवाल था। तो नीलहरित शैवाल ने क्या किया? जीवन के संचालन के लिए ऑक्सीजन का निर्माण किया। जब ऑक्सीजन का निर्माण किया तो ऑक्सीजन हो गया आपकी एक जैविक प्रक्रिया, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोसेस हो गया। फिर जो ऑक्सीजन था, तो ऑक्सीजन ने क्या किया? जब ऑक्सीजन के अंदर सूर्य की किरण पड़ी तो ये एक नवजात ऑक्सीजन में परिवर्तन हुआ। और जो ये नवजात ऑक्सीजन था ये नवजात ऑक्सीजन में टूट गई। और इसके टूटने से हुआ किसका निर्माण? ओजोन का निर्माण, ठीक है। ओजोन क्या होगी? आपकी एक केमिकल प्रोसेस, ठीक। आगे हम हेडिंग डालेंगे वायुमंडल का संगठन। हेडिंग डालेंगे वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल का संगठन। तो जो ये वायुमंडल का संगठन होता है ये एक तो जलवाष्प, गैस गैस तथा धूलकण, ठीक है। धूलकण, इन तीनों की क्या कहा जाता है? वायुमंडल का संगठन कहा जाता है। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे गैस, ठीक है। तो वायुमंडल में कितनी गैस पाई जाती है? 3-4 गैस पाई जाती है। सबसे पहले आता है नाइट्रोजन। सबसे पहले कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन गैस है ये वायुमंडल में कितनी परसेंट है? तो ये है आपकी 78%, ठीक है, 78% है। और नाइट्रोजन, सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे जो नाइट्रोजन होती है ये प्राणी की वृद्धि के लिए होती है।
प्राणी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। प्राणी की वृद्धि के लिए आवश्यक है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो नाइट्रोजन होता है ये हमें वायुदाब, ठीक है? वायुदाब महसूस कराता है। वायुदाब क्या कराता है? वायुदाब महसूस कराता है। जो नाइट्रोजन है ये हमें वायुदाब महसूस कराता है। और वायुदाब महसूस कैसे कराता है? जैसे मान के चलो कि जैसे हवा चल रही है, ठीक है? जब हवा चलती है तो हमें महसूस होती है, ठीक है? जब गर्मी का मौसम होता है तो जब ठंडी हवा चलती है तो हमें मतलब जो ठंड मतलब महसूस होती है, तो वो हमें किसके द्वारा महसूस होती है? नाइट्रोजन के माध्यम से हमें महसूस होता है, ठीक? तीसरा हम इसमें देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है ये पौधों का पोषण कराती है। क्या कराती है? पौधों का पोषण। पौधों का पोषण कराती है। दूसरी हम इसमें गैस देखेंगे तो दूसरी पाई जाती है आपकी ऑक्सीजन। दूसरी कौन-सी पाई जाती है? ऑक्सीजन पाई जाती है। और जो ऑक्सीजन है ये लगभग आपका 21% पाया जाता है, ठीक है? ऑक्सीजन वायुमंडल में कितनी पाई जाती है? तो 21% पाई जाती है। तो जो ऑक्सीजन है इसे जीवनदायिनी गैस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवनदायिनी गैस। जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। जीवनदायिनी क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये साँस लेने के लिए आवश्यक है। लेने के लिए साँस लेने के लिए आवश्यक है। साँस लेने के लिए आवश्यक है। और जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है? जो ऑक्सीजन होती है, जब ये साँस लेने के लिए आवश्यक है तो ये भोजन का ऑक्सीकरण क्या करती है, ठीक है? क्या करती है? भोजन का भोजन का ऑक्सीकरण करती है। और जब भोजन का ऑक्सीकरण करती है तो इससे हमारे शरीर को क्या मिलती है? हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। हमारे शरीर को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो ऑक्सीजन होती है ये आग लगाने के लिए आवश्यक है। किसके लिए है? ये आग लगाने के लिए है। जो ऑक्सीजन गैस है ये आग लगाने के लिए है, ठीक है? ऑक्सीजन क्या आग लगाने के लिए है। और जो हमारी नाइट्रोजन है, ठीक है? जो नाइट्रोजन है ये आग को नियंत्रित करता है। क्या करता है? आग को नियंत्रित करता है। आग को नियंत्रित करता है। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन क्या करती है? आग लगाती है। और जो आपका नाइट्रोजन है ये आग को नियंत्रित करती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड आग को बुझाती है, ठीक? तो ये था हमारा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। आगे हम इसमें देखेंगे जो गैस पाई जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? हेडिंग डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। हेडिंग डालेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड होती है सबसे पहले हम देखेंगे जो पृथ्वी, ठीक है? जो पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी जब ऊष्मा छोड़ती है, ठीक है? पृथ्वी जब ऊष्मा छोड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड इसे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। इसे क्या कर लेती है? अवशोषित कर लेती है। अवशोषित कर लेती है। और इससे क्या होता है? पृथ्वी गर्म रहती है। और पृथ्वी के गर्म होने से क्या होता है? जो मतलब पौधे होते हैं, ठीक है? पौधों की वृद्धि होती है। पौधों की क्या होती है? पौधों का उत्पादन तथा वृद्धि होती है। पौधों का उत्पादन तथा वृद्धि होती है। दूसरा हम देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्षोभ मंडल की ये क्या है? क्षोभ मंडल की सबसे भारी गैस है। भारी गैस है। सबसे भारी गैस है। और आग बुझाने का कार्य करती है। क्या करती है? आग बुझाने का कार्य करती है। आग बुझाने का कार्य करती है। और दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पार्थिव विकिरण का क्या करती है? विरोध करती है। पार्थिव विकिरण का विरोध करती है। पार्थिव विकिरण का विरोध करती है। जैसे मान के चलो ये है पृथ्वी। और यहाँ से क्या है? सूर्य की किरण पृथ्वी पर सीधी पड़ रही है। और जो CO2 है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहाँ पर एक परत बना लेती है, ठीक है? परत बना लेती है। लेकिन जो सूर्य की किरण होती है तो इनकी जो तीव्रता होती है, ठीक है? इनकी तीव्रता ज़्यादा होती है। तो ये क्या करती है? इस परत को आसानी से क्रॉस कर लेती हैं, ठीक है? इस परत को आसानी से क्रॉस कर लेती हैं।
और इसके अंदर घुस जाते हैं, ठीक? लेकिन जो पार्थिव विकिरण होता है जैसे म मान के चलो ये CO2 की परत है, बाहर जो CO2 की परत चढ़ी है, तो यहाँ से लगातार यहाँ ऊष्मा प्राप्त हो रही है और यहाँ का टेम्परेचर क्या है ज़्यादा है। यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा है, तो जो ये पार्थिव विकिरण होता है, ठीक है? जो ये पार्थिव विकिरण होता है, ये इनकी तीव्रता क्या होती है, कम होती है और इसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है? ये क्या करते ये क्या करते हैं, ये इसे क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ का तापमान क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। यहाँ का तापमान क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है और जो ठीक है, जो भी गैस एक परत बनाती है और पार्थिव विकिरण का विरोध करती है, वो सभी गैस क्या होती है, वो सभी गैस आपकी ग्रीन हाउस गैस होती है। क्या होती है? ग्रीन हाउस गैस। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसी गैस है? ये है आपकी ग्रीन हाउस गैस, ठीक है? इसे अ, हरित हरित गैस भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हरित गैस भी कहा जाता है। ये क्या होगी? ग्रीन हाउस गैस क्योंकि यहाँ से सूर्य की किरण है। सूर्य की किरण तो जो CO2 की परत है इसे आसानी से इसको आसानी से मतलब क्रॉस कर देते हैं। लेकिन जो पार्थिव विकिरण है इसे क्रॉस नहीं कर पाता है क्योंकि इसकी तीव्रता कम है। इसकी तीव्रता कम है तो यहाँ क्या होता है? यहाँ ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग आपकी यहाँ होती है। क्योंकि यहाँ का तापमान क्या है, ज़्यादा है और वो बाहर नहीं आ पाता है, ठीक? ये थी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे हम हेडिंग डालेंगे ऑर्गन। तो जो ऑर्गन है, ये वायुमंडल में कितनी परसेंटेज है? तो ये है आपकी 0.94 परसेंटेज है, ठीक है? 0.94 परसेंटेज है और ये गैस, ठीक है? ये किसी भी किसी भी गैस के साथ किसी भी किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करती। किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करती है। आर्गन क्या है? ये किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करती है तथा यह एक अक्रिय गैस है। यह क्या है? अक्रिय गैस। यह कैसी गैस है? ये है आपकी अक्रिय गैस, ठीक? तो ये हो गया हमारा जो पृथ्वी में गैस पाई जाती है। एक बार हम इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसमें देखा था नाइट्रोजन, ठीक है? जो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इसका जो परसेंटेज है वो 78% पाई जाती है और जो नाइट्रोजन होती है ये हमें वायुदाब महसूस कराती है और आग को नियंत्रित करती है। आग को क्या करती है? नियंत्रित करती है। दूसरा हमने देखा इसमें ऑक्सीजन, तो जो ऑक्सीजन है वो आपका 21% है। 21% है और जो ऑक्सीजन है इसे जीवनदायिनी गैस कहा जाता है। जीवनदायिनी गैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह साँस लेने के लिए आवश्यक है और जो ऑक्सीजन होती है, ठीक है? ये आग लगाती है, क्या करती है? आग लगाती है। तीसरा हमने इसमें देखा कार्बन डाइऑक्साइड जो पार्थिव विकिरण होते हैं उनका विरोध करती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये पृथ्वी को क्या करती है? जो पृथ्वी होती है जब वो अपनी ऊष्मा छोड़ती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये इसे अवशोषित कर लेती है और अवशोषित कर लेती है। और तीसरा हमने इसमें देखा ऑर्गन, तो जो ऑर्गन है ये एक अक्रिय गैस है और पृथ्वी पर कितनी पाई जाती है? वायुमंडल में 0.94 पाई जाती है और ये किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करती है, ठीक है? किसी भी गैस के साथ क्रिया नहीं करती है। आगे हम देखेंगे हेडिंग डालेंगे, जो हमने जलवाष्प के जो पृथ्वी का संगठन था उसमें क्या था? एक था आपका गैस हो गया, जलवाष्प हो गया, धूलकण। आगे हमारी हेडिंग रहेगी जलवाष्प। सबसे पहले देखेंगे कि जो जलवाष्प होता है, तो जलवाष्प हमें कहाँ से मिलता है? तो जो जलवाष्प के स्रोत हैं, एक हो गया वाष्पीकरण वाष्पीकरण और दूसरा हो गया वाष्पोत्सर्जन। जो वाष्पीकरण होता है, तो वाष्पीकरण ओपन वाटर होता है, ओपन वाटर। खुला जल है, खुला जल जैसे इसमें आ गया महासागर, नदी, झील, तो ये सब आ गया वाष्पीकरण में। और जो वाष्पोत्सर्जन होता है, तो वाष्पोत्सर्जन जो पत्तियाँ होती हैं, जो जल छोड़ती हैं, जब पत्तियाँ जल छोड़ती हैं, तो उसे ये वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है, ठीक? आगे हम देखेंगे जो जलवाष्प होता है, जलवाष्प भूमध्य रेखा पर क्या होता है, जो इसका अमाउंट है वो है 3.4 और जो ध्रुव पर कितने हैं? ध्रुव पर है आपका 1.2, ठीक है? 1, 2, 3, 4 तो भूमध्य रेखा पर 3.4 है और जो भूमध्य रेखा ये हमेशा 0 डिग्री पर स्थित है और जो ध्रुव 90 डिग्री पर क्या है? स्थित है। तो जो यहाँ होगा निम्न अक्षांश, ये हो गया निम्न अक्षांश और ध्रुव हो गया उच्च अक्षांश उच्च अक्षांश। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि जो जलवाष्प होता है, ये निम्न अक्षांश से लेकर
अक्षांश से लेकर उच्च अक्षांश की ओर जाने पर उच्च अक्षांश की ओर जाने पर क्या होता है, जलवाष्प घटता जाता है। जलवाष्प क्या होता है? घटता जाता है। घटता जाता है। जैसे मान के चलो ये है अर्थ और ये होगी भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर स्थित है और ये हो गया ध्रुव। ध्रुव हमेशा 90 डिग्री पर स्थित होते हैं। तो जो जलवाष्प है जब ये यहाँ से इस ओर जाएगा, जब ये निम्न अक्षांश से लेकर उच्च अक्षांश पर जाएगा तो जो जलवाष्प की मात्रा होती है वो घटती जाती है। ठीक है? वो क्या होती है? घटती जाती है। और जलवाष्प ही क्या कराता है? जलवाष्प कराता है आपका वर्षा। जलवाष्प क्या कराता है? वर्षा कराता है। जब ये निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएगी तो जो जलवाष्प होगा वो घटता जाएगा और यहाँ होगी संघनन की प्रक्रिया। क्या होगी? संघनन की प्रक्रिया होगी और जब संघनन की प्रक्रिया होगी तो ये वर्षा कराएगा। ठीक है? वो वर्षा हमेशा कहाँ पे ज़्यादा होती है? वर्षा हमेशा होती है आपकी भूमध्य रेखा पर, क्योंकि यहाँ का जो तापमान है वो ज़्यादा है। यहाँ का तापमान क्या है? ज़्यादा। जैसे मैंने पिछली क्लास में एक दिन बताया था आपको कि ये होगी कर्क रेखा और ये होगी मकर रेखा। और इसके जो बीच का क्षेत्र है यहाँ पर जो सूर्य की किरण होती है वो हमेशा सीधी पड़ती है। ठीक? तो ये हो गया जलवाष्प। आगे हम देखेंगे कि जलवाष्प कैसे कार्य करता है। हेडिंग डालेंगे जलवाष्प का कार्य। जलवाष्प का कार्य। ठीक है? जलवाष्प का कार्य। मान के चलो ये है सागर। ये क्या है? सागर है और यहाँ पे है कुछ पेड़। यहाँ पे क्या है? कुछ पेड़ हैं और ये हो गया सूर्य। जो ये सूर्य है तो यहाँ पे क्या हो रही है, जो सूर्य की किरण यहाँ पे सीधी पड़ रही है और यहाँ पे यहाँ का जो टेम्परेचर है, क्योंकि ये सूर्य की किरण यहाँ पे सीधी पड़ रही है तो यहाँ का जो टेम्परेचर है टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा। और जब यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो जो ये सागर है ये क्या करेगा? वाष्पीकरण करेगा। ठीक है? जलवाष्प करेगा। जलवाष्प करेगा और जो कुछ पेड़-पौधे हैं, जो प पेड़-पौधे हैं तो जो इनकी पत्तियाँ हैं, ये भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जलवाष्प छोड़ रहे हैं। जब इन्होंने यहाँ पे जलवाष्प छोड़ा, तो क्योंकि यहाँ क्या है, ये सूर्य की किरण यहाँ पे सीधी पड़ रही है और यहाँ का टेम्परेचर भी हाई है, तो यहाँ पर जो गर्म हवा चलेगी, ये इन सभी जलवाष्प को इन सभी जलवाष्प को ऊपर की ओर ले जाएँगे, ठीक है? ऊपर की ओर ले जाएँगे और यहाँ पे क्या होगा? इकट्ठे होंगे। यहाँ पर जो जलवाष्प इकट्ठा होगा तो जलवाष्प इकट्ठा होगा तो ये क्या करेंगे? संघनन की प्रक्रिया। जलवाष्प जब इकट्ठा होगा तो यहाँ पर संघनन की प्रक्रिया होगी। संघनन की प्रक्रिया होगी और जब संघनन की प्रक्रिया होगी तो बादल बनेंगे। क्या होगा? बादल बनेंगे और जब बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। क्या होगी? वर्षा होगी वर्षा होगी। ठीक है? संघनन किसे कहा जाता है? जैसे मतलब ये जो जल की बूँदें हैं, जल की बूँदें जब ऊपर की ओर जाती है तो मैंने आपको बताया था कि जब जलवाष्प होता है जब ऊपर की ओर जाता है वो तो घटता जाता है। तो यहाँ पर जो ये बूँद होती है ये मतलब बारिश के पानी में बदल जाएगी और उसी को संघनन की प्रक्रिया कहा जाता है। और जो संघनन की प्रक्रिया होती है इससे बादल बनते हैं और बादल बनेंगे तो वर्षा होगी। दूसरा हम इसमें देखेंगे कि जो जलवाष्प है ये ग्लोबिंग वार्मिंग कैसे कराता है। ठीक है? ग्लोबिंग वार्मिंग कैसे कराता है? तो सेम प्रक्रिया यही है जैसे कि मान के चलो ये है सागर। ठीक है? ये सागर है, यहाँ पर जो सूर्य की किरण है ये यहाँ तक आ रही है और ऊपर की ओर चली जा रही है। ठीक है? सागर जो किरण है ऊपर की ओर जा रही है और यहाँ पे होती है एक प्लेट। यहाँ पे क्या होती है? एक प्लेट होती है। यहाँ पर एक प्लेट होती है, ठीक है? यहाँ पर भी जो जलवाष्प होता है, जो सागर होता है, तो सागर यहाँ पे जलवाष्प छोड़ता है और जो पत्तियाँ होती हैं, वो भी यहाँ पे जलवाष्प छोड़ती है। तो जो सूर्य की किरण होती है, वो लगातार यहाँ पे आती है और ऊपर की ओर चली जाती है, मतलब नीचे नहीं पहुँच पाती है, ऊपर की ओर चली जाती है और जो ये जलवाष्प होता है, ठीक है? जो पत्तियाँ होती हैं, वो भी यहाँ पर जलवाष्प छोड़ती हैं और जो यहाँ का टेम्परेचर है, ठीक है? यहाँ पे क्या है? ग्लास प्लेट, इसे कहा जाता है ग्लास प्लेट। इसे क्या कहा जाता है? ग्लास प्लेट कहा जाता है और जो यहाँ से मतलब एनर्जी होती है, जो यहाँ की भी एनर्जी होती है, ये भी ऊपर नहीं जा पाती है और यहाँ से इस प्रकार नीचे की ओर आती है। यहाँ से इस प्रकार नीचे की ओर आ जाती है और मैंने आपको बताया था कि जो भी गैस, ठीक है? जो भी गैस एक परत बनाती है और पार्थिव विकिरण का विरोध करती है, उसे क्या कहा जाता है? उसे हरित ग्रह गैस कहा जाता है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो जलवाष्प है, जलवाष्प भी क्या है? जलवाष्प आपका एक हरित गैस है। एक क्या है? हरित गैस, ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस।
ग्रीन हाउस गैस है, क्योंकि क्या होता है कि ये सूर्य की किरण आ रही है और ऊपर की ओर वापस चली जा रही है और जो ग्लास प्लेट है, यहाँ से भी जो एनर्जी है ये भी ऊपर मतलब बाहर नहीं जा पा रही है और यहीं क्या हो रहा है, यहीं पर वापस चली जाती है और जो यहाँ का टेम्परेचर होगा, यहाँ का टेम्परेचर क्योंकि जो हवा जो यहाँ की एनर्जी है वो बाहर नहीं जा पा रही है तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इसी से होगा आपका ग्लोबल वार्मिंग। इसी से क्या होगा? ग्लोमिंग ग्लोबल वार्मिंग, ठीक? तो ये हो गया जो जलवाष्प ग्लोबल वार्मिंग कराती है और जलवाष्प कौन-सी गैस होगी? ये भी होगी आपकी ग्रीन हरित गैस। आगे हम इसमें देखेंगे कि जो वायुमंडल है, वायुमंडल का वर्गीकरण हेडिंग डालेंगे वायुमंडल का वर्गीकरण। हेडिंग डालेंगे वायुमंडल का वायुमंडल का वर्गीकरण। जो वायुमंडल का वर्गीकरण है इसे 2 भागों में बाँटा गया है। एक है तापमान के आधार पर, तापमान के आधार पर तापमान के आधार पर और दूसरा है गैसों के आधार पर, गैसों के आधार पर। तापमान के तापमान के आधार पर डिबोर ने किया था। तापमान के आधार पर किसने किया था? डिबोर ने किया था। और गैस के आधार पर निकोल्ट ने किया था। निकोल्ट ने किया था। तापमान के आधार पर सबसे पहले हम देखेंगे क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, दूसरा आता है इसमें समताप मंडल, समताप मंडल, तीसरा आता है इसमें मध्य मंडल, मध्य मंडल, चौथा आता है इसमें आयन मंडल, आयन मंडल और पांचवा आता है इसमें बहिर्मंडल, बहिर्मंडल। और जो गैस के आधार पर निकोल्ट ने किया था, पहला आता है इसमें सममंडल, सममंडल और दूसरा आता है इसमें विषम मंडल, विषम मंडल, ठीक? तो ये हो गया हमारा वर्गीकरण के आधार पर, जो वर्गीकरण के आधार पर तापमान के आधार पर डिबोर ने किया था और गैस के आधार पर निकोल्ट ने किया था। और जो वायुमंडल की परत है, ठीक है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। और जो गैसों के आधार पर है ये है सममंडल और विषम मंडल। तो आज की क्लास हमारी यहीं पे एंड होती है। इसका अध्ययन हम कल करेंगे और सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल और इसके बाद हम पढ़ेंगे गैसों के आधार पर, ठीक? तो आज की क्लास यहीं पे एंड होती है। यदि आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।